नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अगस्त 2020 तक 1,22,00,000 किसान क्रेडिट कार्डों को 1,02,065 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ मंजूरी दी गई है। साथ ही बात करेंगे सरकार की ओर से गारंटी प्राप्त 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 18 अगस्त 2020 तक 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऋण मंजूर किए हैं। चांद की कक्षा में परिक्रमा लगाते हुए चंद्रयान 2 1 साल पूरा कर चुका है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच गई है, तो वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 21.5 लाख से ज्यादा हो गया है। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर अहम खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वर्चुअल माध्यम से पहली बार आयोजित संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के कल समापन दिवस पर सांसदों और लोगों के बीच दूरी को कम कर शासन में सुधार विषय पर हुई पैनल चर्चा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि IT क्रांति के मौजूदा दौर में जन भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसदीय निगरानी और शासन में सुधार लाने के लिए ये बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है और लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल्स पर सदन की कार्यवाही के लाइव प्रसारण, समर्पित वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संसद को घर घर पहुंचाने में सफल रहे हैं। संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद 135 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता से सतत संपर्क बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 5 I के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है। पहला I है इंटरैक्ट। इसके तहत सांसद हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और उनसे प्राप्त सूचना और सुझाव को सदन में रखते हैं। दूसरा है इन्फॉर्म, जो प्रसार माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाएं और नीतियों को जमीन तक पहुंचाने के लिए होता है। इन्वॉल्व तीसरी कड़ी है, जिसमें जन जन को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इम्बाइब यानी जनता से शासन प्रक्रिया पर मिले सुझावों को आत्मसात किया जाता है। और इम्प्रूव के तहत शासन प्रक्रिया और योजनाओं में अपेक्षित सुधार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संसद का पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने पर हमेशा जोर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी संसद ने सांसदों और जनता के बीच हर पल संपर्क बनाए रखा। हजारों जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और आवश्यक सहायता प्रदान कराई। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूत समिति प्रणाली है, जो विधायी जांच में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में प्रतिभागियों ने महिला पुरुष समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन, मानव प्रवास और आतंकवाद जैसे अनेक मुद्दों पर अपने अनुभवों को साझा किया। पैनल चर्चा में सांसद राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी के अलावा लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी शामिल हुई। कोविड-19 महामारी और विश्व पर इसके विनाशकारी प्रभाव के परिदृश्य में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य बेहतर विश्व के निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना रहा। इसका आयोजन अंतर संसदीय संघ, जेनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी सहयोग दिया। इस सम्मेलन के दूसरे भाग का आयोजन अगले साल वियना, ऑस्ट्रिया में होगा। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को अलग थलग कर देना चाहिए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित विश्व की संसदों के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद को फैलाने की पाकिस्तान की साजिशों की पोल खोलते हुए ये बयान दिया। आतंकवाद को समर्थन और प्रोत्साहन देने की पाकिस्तान की नीतियों को भारत ने एक बार फिर उजागर किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने वैश्विक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। संसद अध्यक्षों के 5वें वैश्विक सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े एक विषय पर चर्चा के दौरान ओम बिरला ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर के बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की निगरानी से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक के निर्यात में लगा है और उसके 6000 से ज्यादा नागरिक आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद ये माना है कि 40,000 आतंकवादी उनकी जमीन पर हैं। ओम बिरला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने का आह्वान करता है, लेकिन हमारी पहल को कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। भारत ने संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में पाकिस्तान के बयान पर उत्तर देने के अधिकार का उपयोग करते हुए ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 2 दिन चले इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति और समर्थन दिवस भी है। आतंकवाद मौजूदा दौर का एक सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जो शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। कोई देश खुद को इससे बचा हुआ नहीं समझ सकता। दुनिया में लगभग हर राष्ट्रीयता के लोग आतंकवादी हमलों के शिकार हो रहे हैं। भारत बार बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के निशाने पर रहा है। संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत ने कहा कि 1965, 1971 और 1999 में जम्मू कश्मीर में हमला, मुंबई और संसद पर आतंकी हमले, उरी और पुलवामा में हुए आतंकी हमले, ये सब पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंकवाद की नीति का सबूत हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर और एहसानुल्लाह एहसान जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना भी इसका प्रमाण है। सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले आतंकी हमेशा से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं। पिछले 3 दशकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 2019 तक 71,000 से अधिक आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। इनमें 14,000 से अधिक नागरिक मारे गए, जबकि सेना के 5,300 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इन हमलों के दौरान आतंकियों का सामना करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने इसी अवधि में 22,500 से अधिक दहशतगर्दों का सफाया भी कर दिया। करीब 1,000 आतंकी पिछले 6 सालों में ही मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय से जुड़े विषयों पर समिति ने पड़ताल की शुरुआत की। लोक लेखा समिति CAG की 2016 की 11वीं रिपोर्ट के खंड 19 की टिप्पणियों के आधार पर संपदा निदेशालय की पड़ताल कर रही है। अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति की 7वीं बैठक में आज शहरी और आवासन सचिव DS मिश्रा पेश हुए और उन्होंने विषय से संबंधित साक्ष्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किए। संपदा निदेशालय के अधिकारियों ने भी समिति के समक्ष अपेक्षित तथ्यों को रखा। 2020-21 में समिति कई अहम मसलों की पड़ताल कर रही है। समिति की ये 7वीं बैठक थी, जो करीब 7 घंटे चली। संसद भवन परिसर में आज ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पड़ताल के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने अपने दायरे में आने वाली अनुदान मांगों से संबंधित 3 ड्राफ्ट रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। ये रिपोर्ट सरकार की ओर से समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही से संबंधित है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पड़ताल को लेकर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने शुक्रवार को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सांसद प्रताप राव जाघव की अध्यक्षता वाली इस समिति के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। समिति की ये 12वीं बैठक थी, जो करीब 2.5 घंटे चली। समिति ने 2019-20 के दौरान पड़ताल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना विषय लिया था। इस पर समिति ने इसी साल 9 जनवरी को भी बैठक की थी। ग्रामीण गरीबों के लिए एक आवास योजना पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर पर मजबूत नहीं था। लिहाजा 20 नवंबर 2016 को नई योजना शुरू की गई। इसमें घरों में पानी, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल कर योजना को और व्यापक बनाया गया। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग भी किया जा रहा है और घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विभिन्न पक्षों पर संसदीय स्थायी समिति पहली बार व्यापक पड़ताल कर रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के साथ गठजोड़ का आरोप झेल रहे फेसबुक के अधिकारियों की 2 सितंबर को संसदीय समिति के समक्ष पेशी होनी है। संसदीय समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को पेश होने के लिए समन दिया है। समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं।
संसद की सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति फेसबुक की तरफ से बीजेपी से जुड़े खातों को लेकर पक्षपात के आरोपों पर सवाल कर सकती है। समिति ने 2 सितंबर को होने वाली बैठक में फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया है। इस दौरान सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में फेसबुक के अधिकारियों से जानकारी जुटाई जाएगी। बैठक में फेसबुक के अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। फेसबुक इंडिया के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के विवादित लेखों को फेसबुक से हटाने को लेकर पक्षपात किया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस दावे के बाद से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर समिति के अध्यक्ष शशि थरूर पर सवाल उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे भी एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस भेज चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में जारी विज्ञप्ति के मुताबिक उपचुनाव के लिए अधिसूचना 25 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन 1 सितंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 2 सितंबर को होगी और 4 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना शाम 5 बजे से होगी। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार अमर सिंह का निधन 1 अगस्त को हुआ था और उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक था। इसीलिए उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव के समय कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के बारे में जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से एक वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेदारी देने के लिए कहा गया है। और अब अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ी कुछ राहत देने वाली खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। लॉकडाउन के कारण 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगार होने वाले कामगारों को बेरोजगारी भत्ते का फायदा मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने नियमों में ढील दी है। नियमों में ढील देने से करीब 41 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि औद्योगिक श्रमिकों को उनकी पिछली 3 महीने की औसत सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेगा। ये भुगतान अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान ईपीएफओ के ग्राहक आधार में करीब 8.47 लाख सदस्यों का इजाफा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से जारी आंकड़ों से ये पता चलता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप ने अप्रैल और मई 2020 में पंजीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल और मई के महीने में ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 20,000 और 1.72 लाख शुद्ध नए ग्राहक जोड़े गए। जून में 6.55 लाख शुद्ध ग्राहकों के साथ तेजी से सुधार हुआ और इस महीने के दौरान 280% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। प्रकाशित किए गए डेटा में उन सभी नए सदस्यों को शामिल किया गया है जो कि महीने के दौरान शामिल हुए थे और जिनका योगदान हासिल हो चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में अपने गांवों में लौट आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 7वें सप्ताह तक कुल 21 करोड़ श्रमदिन रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और इस पर अब तक 16,768 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस अभियान के जरिए इन 6 राज्यों के 116 जिलों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हुए ग्रामीणों को मजबूत किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति इस साल अप्रैल से 18 अगस्त के बीच 44% बढ़ी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने ये जानकारी दी है। केवीआईसी के मुताबिक वर्ष 2020 में अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान वित्त पोषक बैंकों ने 11,191 परियोजनाओं को मंजूरी दी और आवेदकों को 345.43 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि भी उपलब्ध करा दी गई। पिछले वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में 9,161 परियोजनाओं के लिए 276.09 करोड़ की मार्जिन मनी का वितरण किया गया था।
बैंकों से मंजूर परियोजनाओं की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। केवीआईसी ने वित्त पोषण उपलब्ध कराने वाले बैंकों को इस साल अब तक 1,03,000 परियोजनाओं के आवेदनों को मंजूरी दी है और आगे भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत सरकार की ओर से गारंटी प्राप्त 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS के तहत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 18 अगस्त 2020 तक 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऋण मंजूर किए हैं। इनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण पहले ही बांटे जा चुके हैं। सरकार ने ECLGS की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की है। इसका मकसद विभिन्न सेक्टर्स, खासकर MSME यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऋण देकर कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन में पैदा हुए संकट के असर को कम किया जा सके। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए हैं। इनमें 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण पहले ही बांटे जा चुके हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों ने 74,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण मंजूर किए हैं, जिनमें से 45,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण पहले ही बांटे जा चुके हैं। इस योजना के तहत शीर्ष ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक लिमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 के झटकों से कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 अगस्त 2020 तक 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्डों को 1,02,065 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और कृषि क्षेत्र के विकास की गति तेज करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण का प्रावधान या व्यवस्था करने की घोषणा की थी, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों समेत 2 करोड़ 50 लाख किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत बुधवार 19 अगस्त से हुई थी। सम्मेलन में पहले दिन समुद्री सुरक्षा संरचना की गहराई से समीक्षा के साथ ही पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन से जारी गतिरोध पर भी चर्चा हुई। सम्मेलन का मुख्य जोर भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा पर भी जोर रहा। साथ ही नौसेना के कमांडर सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने, चीन के साथ सीमा विवाद और कोविड-19 जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में हिंद प्रशांत में बड़ी सुरक्षा जरूरतों पर चर्चा के साथ साथ नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा की गई। 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना को खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और क्रिकेट में उनके दिए गए योगदान के लिए प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने अपने खत में पूर्व दिग्गज कप्तान धोनी को नए भारत की भावना के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को खत लिखकर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने खत में लिखा है कि महेंद्र सिंह धोनी नाम केवल आंकड़ों और मैच विनिंग भूमिकाओं के लिए नहीं याद किया जाएगा, आपके प्रभाव को एक बड़ी घटना की तरह देखा जाएगा। उन्होंने लिखा कि एक छोटे से शहर से आप राष्ट्रीय मंच पर आए, अपने लिए एक नाम बनाया और भारत को गर्व महसूस करवाया। आपके सफर ने करोड़ों युवाओं जो बड़े स्कूलों या कॉलेजों में नहीं जा सके और ना ही किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके पास बड़े मंच पर खुद को साबित करने की प्रतिभा है, उन्हें ताकत और प्रेरणा दी। पीएम ने लिखा कि आप नए भारत की भावना की सबसे अहम तस्वीर हैं, जहां परिवार का नाम युवाओं की किस्मत नहीं लिखता, बल्कि वो अपना नाम खुद बनाते हैं और अपनी किस्मत खुद चुनते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लंबे पत्र में ये भी लिखा कि आपके संन्यास की घोषणा से 130 करोड़ भारतीय निराश थे, लेकिन दिल से आपके आभारी भी हैं उन सब के लिए जो आपने पिछले 1.5 दशक में भारतीय क्रिकेट के लिए किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामना भी दी। प्रधानमंत्री के खत के जवाब में पूर्व दिग्गज कप्तान ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मेरी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए।
राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित देश के सबसे सफल टेस्ट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 90 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4,876 रन बनाए, जबकि वनडे करियर में खेले गए 350 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,773 रन बनाए। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने विश्व कप और T20 विश्व कप के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाले शानदार खिलाड़ी सुरेश रैना को भी खत लिखकर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने रैना को लिखे पत्र में कहा कि मैं संन्यास शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आप अभी काफी युवा और ऊर्जावान हैं। आपके क्रिकेट करियर में कई बार चोटों के कारण आपको नाकामी झेलनी पड़ी, लेकिन आप हर बार उन चुनौतियों से निखर कर आए। प्रधानमंत्री ने उनके चुस्त क्षेत्र रक्षण की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी फील्डिंग शानदार और मिसाल रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ बेहतरीन कैच आपने लपके। चुस्त फील्डिंग से आपने कई रन बचाए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए भी रैना की सराहना की। सुरेश रैना ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर उनकी प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना से जुड़ी खबरों की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 29 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 21.5 लाख से ज्यादा हो गया है। इसके चलते रिकवरी रेट 74.30% हो गया है। देश में सक्रिय केस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का अंतर 14.5 लाख से अधिक हो गया है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 51,000 के करीब पहुंच गया है। अब तक देश में 3,34,00,000 अधिक कोरोना के टेस्ट हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 68,898 नए केस आए हैं। अब तक देश में 29,05,823 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते एक दिन में 62,282 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 21.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,92,028 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 983 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 54,849 हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.89% है। गुरुवार को 8 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। अब तक 3,34,67,237 टेस्ट किए जा चुके हैं। जनवरी से अब तक हर महीने के कोरोना के केस और मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा नए केस आए और सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए। इस अवधि में देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई। जनवरी से मार्च के बीच देश में 1,397 नए मामले सामने आए और 124 लोग ठीक हुए थे। वहीं 35 लोगों की मौत हुई। अप्रैल से जुलाई के बीच देश में करीब 17 लाख नए मामले आए। इस दौरान करीब 11 लाख ठीक हुए और 36,000 से अधिक लोगों की जान गई। अगस्त के महीने में अब तक 12 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 10,64,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस दौरान 18,338 लोग मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जहां 14,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में 5,000 से अधिक केस सामने आए हैं, जबकि 13 राज्यों में 1,000 से 5,000 के बीच मामले पहचान में आए हैं। पिछले एक दिन में महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 12,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और 326 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में 5,000 से अधिक केस सामने आए हैं। इन तीनों राज्यों में कुल 22,764 नए केस आए हैं। इस दौरान 1,632 सक्रिय मामले आए और तीनों राज्यों में 20,819 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 313 लोगों की जान गई है। इसी तरह 13 राज्यों में एक दिन में 1 से 5,000 नए मामले आए। इन राज्यों में कुल 26,701 नए मामले आए और 25,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इन राज्यों में 290 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बाकी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,786 नए कोरोना के मामले आए और 4,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ 54 लोगों की मौत हुई है।
दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2 करोड़ 28 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 55 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,97,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। महाद्वीप के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। यहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद एशिया में कोरोना के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम मामले और मौत कोरोना से हुई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोरोना से अब तक 67,85,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 2,54,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 27 लाख से अधिक है, जबकि 37 लाख से अधिक ठीक हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित दूसरा महाद्वीप एशिया है। यहाँ अब तक 60,40,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एशियाई देशों में वायरस को हराकर ठीक होने वालों की संख्या 47 लाख के पार हो चुकी है। तीसरे नंबर पर इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है, जहां 55,74,000 लोग संक्रमित हुए हैं और अब तक 1,83,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 12,42,000 सक्रिय मामले हैं। यूरोप में कोरोना महामारी से 32,95,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 2,04,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 11 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 11,62,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। 27,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं 8,84,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे कम मामले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दर्ज किए गए हैं। यहाँ अब तक 26,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 499 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। सत्र के दूसरे दिन देवरिया सदर सीट से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी कैबिनेट ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण ने सदन की कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी। शनिवार को अवकाश नहीं होगा। आज का एजेंडा शनिवार को सदन में लागू होगा। भारतीय रेल ने कोविड से उपजी चुनौतियों के बावजूद पिछले साल की तुलना में इस वर्ष मिशन मोड पर ज्यादा माल ढुलाई की। 19 अगस्त 2020 को रेलवे का कुल माल लदान 3.11 मिलियन टन था, जो कि पिछले साल की इसी तारीख के 2.97 मिलियन टन की तुलना में अधिक रहा। वहीं इसी तारीख को पिछले साल की तुलना में 5.28 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई हुई। 19 अगस्त 2020 तक कुल लदान पिछले वर्ष के 53.65 मिलियन टन के मुकाबले 57.47 मिलियन टन रहा। वहीं पिछले साल की तुलना में कमाई भी 25.9 करोड़ रुपए ज्यादा हुई। देश में लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप भारतीय रेलवे ने माल परिवहन गति और मात्रा दोनों बढ़ाने में काफी प्रगति की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।